Yes, children, now we start next topic, that is rotational kinetic energy or kinetic energy in rotational motion. So, rotational energy or rotational kinetic energy of a body. Earlier we have studied kinetic energy in translational motion, and it is the energy possessed by a body by virtue of its motion. Energy possessed by a body by virtue of its motion is called its kinetic energy, and we have read the formula of kinetic energy is equal to half mv square. बेसिकली काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी के अंदर वो एनर्जी है जो उसके मोशन की वजह से उसके अंदर आती है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, हाफ mv स्क्वायर है. सो दिस इज रिगार्डिंग ट्रांसलेशनल मोशन. Now we are discussing the rotational motion. Energy possessed by a body on account of its rotation is called rotational kinetic energy. So it is the energy possessed by a body due to its rotation or on account of its rotational motion. And when a body is rotating, then about any axis. जब हम रोटेशनल मोशन लेते हैं, ऑलवेज वी से अबाउट एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस के अबाउट कोई बॉडी रोटेट करती है, और जब रोटेशनल मोशन के अंदर जो एनर्जी आती है, देखिए फंडामेंटल डेफिनेशन सेम रहती है. हमने कहा कि एनर्जी जो होती है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स आइदर मोशन और कॉन्फिगरेशन और द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. If you are doing work on a body and there is a change in the velocity of the body and or the body is moving or the body starts moving, means it has some kinetic energy. And motion may be translational and motion may be rotational. If it is translational motion, then it is kinetic energy of translational motion. जनरली काइनेटिक एनर्जी को हम अभी तक काइनेटिक एनर्जी ही कह रहे थे, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कह रहे थे. अब जब रोटेशनल मोशन आ गया तो यहाँ हमें डिफरेंशिएट करने के लिए कहना पड़ेगा इट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. सो अगेन इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशनल मोशन अबाउट एनी एक्सिस. किसी भी एक्सिस के अबाउट जो रोटेशनल मोशन होता है उसकी वजह से जो एनर्जी आती है बच्चों, उसी को आप क्या कहते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. चलिए इसका फॉर्मूला डेराइव करते हैं. कैसे फॉर्मूला डेराइव होगा, तो डेराइव करने के लिए देखिए क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर ए बॉडी. कोई भी एक बॉडी आप कंसीडर कर लेते हैं और मान लीजिए इसमें यही तीन एक्सिस आपके होते हैं. अगर ये एक्सिस आप ले लेते हैं इस तरह से, आपका वो पॉइंट हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये कौन सा एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस. सपोज द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट जेड एक्सिस. लेट्स कंसीडर एनी बॉडी, ठीक है. And body has so many particles. The body consists of large number of particles of mass m1, m2, m3, etc., etc. So let us consider, derivation कर रहे हैं बच्चों इसका. Let us consider a body rotating about any axis. ठीक है, और कौन सा एक्सिस मान लिया आपने, जेड एक्सिस मान लो, एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, जेड मान लीजिए, डजंट मैटर, इट इज इमैटेरियल. आप किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट करा सकते हैं. और यहां से लेट द बॉडी कंसिस्ट ऑफ किससे, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1, m2 up to mn at respective perpendicular distances. कितना मान लीजिए, r1, r2 up to rn from the axis of rotation. ये मान लिया आपने बच्चों. बहुत सारे पार्टिकल्स हैं बॉडी से मिलकर बना हुआ है. ये कोई एक्सिस आपने माना, देखिए कोई सॉलिड बॉडी है मान लीजिए, आपने इस तरह से इसको एज्यूम किया, तो यहाँ से आप ऐसे भी मान सकते हैं, इसके अंदर से पास हो रही है बॉडी, निकल के चली गई है. और कोई भी बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है किसी एक्सिस के अबाउट. अगर ये कोई बॉडी है मान लीजिए और इसको आपने ये एक्सिस लिया और इसके अबाउट रोटेट कर रही है, सो द बॉडी कंसिस्ट ऑफ सपोज लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. हाउएवर दिस बॉडी कंसिस्ट ऑफ ए कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन. बट इफ यू हैव अ बॉडी व्हिच कैन बी डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ मासेस एंड r1, r2, rn आर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. जैसे मान लीजिए इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये पार्टिकल m1 है, कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, r1 है. कोई दूसरा पार्टिकल ले लीजिए, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना लोगे आप, ये m1 हो गया, r1. इधर से ये कितना हो गया, m2 पार्टिकल, r2 डिस्टेंस हो गया. ये m3 है, कितना डिस्टेंस हो गया, r3. और ऐसे ये mn पार्टिकल है, कितना डिस्टेंस है, rn डिस्टेंस है.
So it consists of the large number of particles, and these particles are of masses m1, m2, m3 up to mn, और इनकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, दैट इज r1, r2 अप टू rn। अब देखिए कैसे निकालोगे, फंडामेंटल फॉर्मूला वही है काइनेटिक एनर्जी का। कोई भी बॉडी है, कोई भी पार्टिकल है, देखिए उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, मान लीजिए पहले पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, v1 होगी, और ये जो रोटेट करता है इसमें एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा होगी, बिकॉज ओमेगा इज द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी विद व्हिच द बॉडी इज रोटेटिंग। ठीक है, तो जितने भी बॉडी के पार्टिकल्स हैं उन सबकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी, बट लीनियर वेलोसिटी विल बी डिफरेंट ऑफ ईच पार्टिकल। अब ये कॉन्सेप्ट समझिए क्या होगा। देखिए जो पार्टिकल का डिस्टेंस r1 है और ये इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा सरकमफ्रेंस से, वो कितना होगा, 2 पाई r1 होगा। दूसरे पार्टिकल का कितना होगा, 2 पाई r2, और NH पार्टिकल का कितना हो जाएगा, 2 पाई rn। मींस ड्यूरिंग वन राउंड और इन कंप्लीटिंग वन राउंड द टाइम टेकन बाय ईच पार्टिकल विल बी सेम, बट डिस्टेंस ट्रेवल बाय ईच पार्टिकल विल बी डिफरेंट। That's why velocity of each particle of the body will be different in rotational motion। यही प्रॉब्लम है। अगर ये कोई बॉडी ले रहे हैं और इसको हम इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करते हैं, तो देखिए सबसे ज्यादा जो बाउंड्री के नियरेस्ट पार्टिकल होगा, इट विल ट्रेवल द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। अब देखिए सारे पार्टिकल जो है भाई, जब इसको हम रोटेट कराएंगे, सपोज इट टेक्स टाइम t टू कंप्लीट वन राउंड, तो टाइम तो सभी पार्टिकल्स का इक्वल है, लेकिन जो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के नियर मोस्ट पार्टिकल है उसका पाथ छोटा होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा पाथ बड़ा होता जाएगा, इस पार्टिकल का और बड़ा हो जाएगा, इस पार्टिकल का सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो इक्वल टाइम इंटरवल में सबसे ज्यादा डिस्टेंस इस पार्टिकल ने ट्रेवल की है, उससे जैसे जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ मूव करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल स्मॉल होता चला जाएगा, और इस तरह से स्पीड भी अलग अलग पार्टिकल्स की कैसी होगी, डिफरेंट होगी। सो लीनियर स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल विल बी different, however the body or particles are rotating with uniform angular velocity। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चों। चलिए फर्स्ट पार्टिकल की निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1। मास m1, बताइए m1 मास की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, पहले ये निकालते हैं। k1 मान लीजिए हाफ m1 v1 स्क्वायर। बताइए कोई डाउट तो नहीं है, लीनियर मोशन की वजह से हो गया। अब इसको रोटेशनल मोशन में कैसे कन्वर्ट करोगे, आप जानते हैं v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा। इट्स द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। सो इन दिस पर्टिकुलर केस, बिकॉज v इज इक्वल टू r ओमेगा, फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो यू कैन राइट v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा, एंड हियर वी कैन सब्स्टिट्यूट इट्स वैल्यू 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। So this is the kinetic energy of first particle. Okay. Similarly, kinetic energy of other particles by which the body is made of। ठीक है, कितनी हो जाएगी बच्चों इसका, पहले दूसरे पार्टिकल का बताइए, हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा, अप टू हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा। ये पार्टिकल्स की होगी। तो बच्चों हमने वही फॉर्मूला लगा, जो फंडामेंटल फॉर्मूला आप जानते थे हाफ mv स्क्वायर का। उससे पहले फर्स्ट पार्टिकल की आपने काइनेटिक एनर्जी निकाली, फिर हमने सेकंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, थर्ड पार्टिकल, फोर्थ पार्टिकल एंड सो ऑन। ये हमने इसमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड की बच्चों। तो बॉडी की कितनी एनर्जी हो जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स by which the body is made of, which is the kinetic energy of the body, kinetic energy of the body, which kinetic energy, rotational kinetic energy, due to the rotational motion। So I can write here kinetic energy rotational is equal to, सबको ऐड कर देंगे, स्केलर क्वांटिटी है, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसमें से क्या करें बच्चों, देखिए 1/2 भी कॉमन आ जाएगा, और यहां बचेगा इसमें m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, और इसी तरह से हो जाएगा mn rn स्क्वायर, एंड दिस इज ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर और 1/2 को हमने कॉमन ले लिया बच्चों, और ये जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, ये जो क्वांटिटी बनेगी, इस क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं 1/2 summation I is equal to 1 to n mi ri square, and that is equal to omega square। Can I write it scientifically? Summation क्या algebraic sum, summation कहाँ से I is equal to 1 to n, put minimum value of I 1 m1 r1 square first term,
नेक्स्ट वैल्यू आई इक्वल टू 2 m2 r2 स्क्वायर along with summation प्लस साइन एंड लास्ट वैल्यू इज mn rn स्क्वायर। तो इसको हम इस इक्वेशन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और देखिए इसके लिए क्या करते हैं, दिस टर्म इज नोन एज और k रोटेशनल इज इक्वल टू 1/2, इसको हम कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा स्क्वायर, कैपिटल I ओमेगा स्क्वायर। इट इज इक्वेशन नंबर से फर्स्ट, दिस इज से इक्वेशन नंबर सेकंड एंड से इट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। व्हाट इज I, वेयर I is, where I is summation I is equal to 1 to n mi ri square, and this is called moment of inertia, moment of inertia of the body about the axis of rotation, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं बॉडी का अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये नई टर्म हमने डिफाइन की है और कहां से ये टर्म आई, देखिए इसको सिमेट्रिकली बताते हैं। सिमेट्रिकली इस टर्म की क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों और क्या इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है। जितने भी रोटेशनल मोशन के फॉर्मूले हैं वो सब अब कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, सॉरी ट्रांसलेशनल मोशन वाले किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, रोटेशनल मोशन में। ट्रांसलेशनल पैरामीटर्स किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, रोटेशनल पैरामीटर्स में। आपने ये एनर्जी पढ़ी थी, काइनेटिक एनर्जी जो पढ़ी थी ट्रांसलेशनल मोशन में, वो हाफ mv स्क्वायर थी। अब हम काइनेटिक एनर्जी पढ़ रहे हैं कौन से मोशन में, रोटेशनल मोशन में। हाफ तो चाहे रोटेशनल है या काइनेटिक या ट्रांसलेशनल है, सेम रहेगा। वेलोसिटी किससे चेंज होगी, ओमेगा से चेंज होगी। आप जानते हैं ये लीनियर वेलोसिटी होती है ट्रांसलेशनल मोशन में, एंगुलर वेलोसिटी होती है रोटेशनल मोशन में। मास का रिप्लेसमेंट क्या होगा, दिस टर्म शुड रिप्रेजेंट मास। ये मास का रिप्लेसमेंट होगा, मास की जगह जो नई क्वांटिटी आएगी उसको हम कहेंगे I, एंड व्हाइट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए इसका रीजन बताते हैं। आपने पढ़ा था ट्रांसलेशन मोशन में फोर्स और इसका रोटेशनल लॉ क्या था, टॉर्क। ये क्या है, फोर्स। टॉर्क को हमने क्या बताया था, इट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या बताया था हमने, मोमेंट ऑफ फोर्स। यहां लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, इसकी जगह आपने एल पढ़ा है। इसे क्या पढ़ा है आपने, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या पढ़ा है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। हम ये सिखा रहे हैं कि इसका नाम क्या रखा जाना चाहिए, इसका नाम क्या बनेगा सिमेट्री से। अब हम यहां लिख रहे हैं मास, मास की जगह आपका आ गया आई क्या हो गया, इट इज मोमेंट ऑफ। बेसिकली मोमेंट ऑफ किसका लिखा जाना चाहिए, मास लिखा जाना चाहिए। एंड बिकॉज मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, आपने पढ़ा था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कि मास जो होता है वो इनर्शिया को मेजर करता है। ग्रेटर मास means greater tendency to oppose to change in its state और the greater inertia and vice versa। जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होता है उसका इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होता है, जिसका मास कम है इनर्शिया भी कम होगा। तो बजाय इसके ये कहने के मोमेंट ऑफ मास, बिकॉज मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है इसको लर्न करना, पहले से सिमेट्री में आप यही चीज पढ़ते आ रहे हो। टॉर्क को पढ़ रहे हैं मोमेंट ऑफ फोर्स बिकॉज इज द रिप्लेसमेंट ऑफ फोर्स। एंगुलर मोमेंटम को पढ़ रहे हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, बिकॉज किसका मोमेंटम हो गया, ये लीनियर मोमेंटम का, ये रोटेशनल एनालॉग हो गया। और ऐसे ही मास का जो एनालॉग होगा, बिकॉज मास का जो रोल है वो इनर्शिया प्रोवाइड करने का होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। So this is the term moment of inertia, and moreover in rotational motion children हम हमेशा moment of जब लगाते हैं moment of force, moment of inertia, moment of linear momentum, that is the due to rotational motion about a given axis, because it changes by changing the axis of rotation। तो बच्चों इस तरीके से हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी डेराइव किया और साइमल्टेनियसली हमने एक नई फिजिकल क्वांटिटी भी हमें मिल गई। और वो नई फिजिकल क्वांटिटी क्या है बच्चों, न्यू फिजिकल क्वांटिटी इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो आपके पास दो टर्म होंगी, एक तो आपने साइमल्टेनियसली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाल लिया, वही काइनेटिक एनर्जी था, ट्रांसलेशनल मोशन को रोटेशनल में कन्वर्ट कर दिया, नया फॉर्मूला आपका बन गया। और इसमें आई को हमने नई क्वांटिटी बताया है जिसको कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जब आपने आई का नामकरण संस्कार कर दिया, नया फॉर्मूला आपको मिल गया है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का नया फॉर्मूला भी मिल गया है आपको, तो अब इसको हम डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट वी कैन डिफाइन दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए फिजिक्स में ऐसे ही करते हैं,
जब भी कोई नई क्वांटिटी आती है, जिस नई क्वांटिटी को मैथमेटिकली आप इंट्रोड्यूस करते हो, उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस बताते हो, तो फिर उस क्वांटिटी के बारे में सारी बातें बताते हैं, उसको डिफाइन भी करते हैं। और डिफाइन हमेशा किसकी हेल्प से कर रहे हैं? फॉर्मूले की हेल्प से कर रहे हैं। देखिए इस फॉर्मूले की हेल्प से हम डिफाइन करते हैं। अब हम इसको लिख रहे हैं बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सिंबल आई हो गया है, ठीक है। इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस हमें समझ आ गई। इट विल प्ले द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज प्लेड बाय द मास इन ट्रांसलेशनल मोशन। तो बेसिकली इट इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास। अब देखिए जो पीछे से आप एक एक क्वांटिटी को लेकर के उसका रोटेशनल पैरामीटर्स आप सर्च करते आ रहे हैं। आपने ये क्वांटिटी सर्च कर ली थी, देखिए सबसे पहले लीनियर वेलोसिटी थी, इसके बाद इसके हमने रोटेशनल एनालॉग पढ़ा था ओमेगा, आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, इसका रोटेशनल एनालॉग पढ़ा था आपने थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आपने इससे पहले लीनियर एक्सीलरेशन का पढ़ा था एंगुलर एक्सीलरेशन। अब आपके पास फोर्स का रिप्लेसमेंट आ गया टॉर्क, लीनियर मोमेंटम का आ गया एंगुलर मोमेंटम, मास बचा हुआ था, मास का भी नया क्वांटिटी आपको मिल गई, उसे कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाम इसका क्यों रखा गया, जिससे कि सभी टर्म्स में क्या बन जाए, सिमेट्री बनती चली जाए बच्चों। अब यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखिए इसी फॉर्मूले से आप डिफाइन कर रहे हैं, I is equal to summation I is equal to 1 to n m I r I square। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। बताइए इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखो कितना आसान है डिफाइन करना। इट इज डिफाइंड एज, और रादर आई मस्ट से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन गिवन एक्सिस। तो ये लिखना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है? बॉडी का है। इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस। Why we are writing about an axis? By changing the axis of rotation, the moment of inertia will also change। तो ये R1 R2 सब बदल जाएगा मास के साथ साथ। तो इस तरीके से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करते हैं, MOI ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस। कोई भी एक्सिस पहले डिफाइन करना पड़ेगा, इज इक्वल टू और इज डिफाइंड एज और मे बी डिफाइंड एज द एल्जेब्रिक सम ऑफ, एल्जेब्रिक सम, बताओ सिग्मा क्या है? एल्जेब्रिक सम ऑफ किसका? एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ किसका? प्रोडक्ट मास ऑफ द पार्टिकल, masses ऑफ द पार्टिकल, द पार्टिकल्स किसके साथ? विद किसके साथ है? द स्क्वायर ऑफ देयर रेस्पेक्टिव perpendicular distances from that axis of rotation, axis of rotation। तो बच्चों डेफिनेशन का मतलब जो फॉर्मूला आपने लिखा था, ये मैथमेटिकल टर्म थी, इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है। सेम टर्म वी हैव कन्वर्टेड इनटू द लैंग्वेज, सो यू विल गेट द न्यू फॉर्मूला। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेफ्ट हैंड साइड पढ़ रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन गिवन एक्सिस may be equal to, may be defined as, or is equal to, right? किसके? algebraic sum of product of what is this? mass of the particle किसके साथ? with the square of its respective। why I am taking respective? because the distance of mass m1 from the axis of rotation, m2 का अलग डिस्टेंस होगा, m3 का अलग डिस्टेंस होगा, तो with the respective perpendicular distances, square of their respective perpendicular distances। so this is the definition of moment of inertia। moment of inertia की definition हो गई। and it depends on, moment of inertia किन किन चीजों पर डिपेंड करता है बच्चों? the moment of inertia of a body depends upon, depends किस किस पर डिपेंड करता है बच्चों? first axis, position of axis of rotation, position of axis of rotation। second orientation of axis of rotation। orientation और position में क्या डिफरेंस है? ये बॉडी है, ये पोजीशन इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करा रहे हैं, ये तो पोजीशन हो गया है, ठीक है। ओरिएंटेशन क्या हो गया? ये आपने ऐसे कर दिया, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराओ, ये ओरिएंटेशन बदल गया है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन ये भी है, तो ओरिएंटेशन ये भी हो सकता है, इसके अबाउट रोटेट कराओ तो ऐसे रोटेट कराना पड़ेगा आपको। अगर इस एक्सिस के अबाउट कराओगे तो ऐसे रोटेट कराओगे, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराओगे तो इस तरीके से रोटेट कराओगे। तो पोजीशन भी हो गया, ओरिएंटेशन भी हो गया। पोजीशन कैसे चेंज होगी? यहाँ से बजाय आप लेने के यहाँ बीच में से ले लो, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराओ तो पोजीशन चेंज होगी कि नहीं? ओरिएंटेशन चेंज करने का मतलब आपने एक्सिस ये बदल दिया, ऐसे रोटेशन हो जाएगा। तो ये ओरिएंटेशन का मतलब हुआ बच्चों। एंड थर्ड
इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, आइदर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. एंड फोर्थ पॉइंट, साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, बॉडी का क्या साइज है, क्या शेप है, उस पर भी डिपेंड करेगा. तो ये पैरामीटर्स है ऑन विच दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड्स, इन पर डिपेंड करता है. अच्छा बच्चों, ये तो ऐसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया जिसको हम पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं. Just like this body, this cannot be divided into the particles. It is the example of continuous mass distribution. How can we divide it in small number of particles? If we divide into small number of particles, अगर इसको एटम में या पार्टिकल में डिवाइड करेंगे या और बड़े पार्टिकल में डिवाइड करोगे, it has infinite number of particles. So this method cannot be applied for such bodies in which we have the mass which is distributed continuously or there is a uniform mass distribution of a body. For that what will we do? हमने एक टेक्निक इसके लिए इंटीग्रेशन वाली बताई थी बच्चों. For a body of continuous mass distribution, continuous mass distribution I is equal to r square dm. ये फॉर्मूला लगेगा. ये और ये फॉर्मूला इसी से बना. देखो ये अलजेब्रिक सम है, ये कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए समेशन को इंटीग्रेशन कहते हैं. dm क्या हो गया, स्मॉल मास हो गया. r क्या हो गया, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया. वेयर r is परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मास, कितना मास, dm फ्रॉम, कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये फॉर्मूला लगेगा. किसके लिए फॉर्मूला लगेगा, फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन. सपोज यू हैव बीन आस्क्ड टू डेराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मार्कर, दिस रोड अबाउट दिस एक्सिस. ये फिंगर है, इसके अबाउट निकालना है. तो सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा इसमें, पार्टिकल. पार्टिकल किस फॉर्म में मानेंगे, ये देखो ये आपको रेड स्ट्रिप दिख रही है. ये जो रेड स्ट्रिप है, इस रेड स्ट्रिप का मास आपने डीएम मान दिया और इसका यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, तो आपके पास आर भी आ गया, इस रेड स्ट्रिप का डीएम भी आ गया और इसके बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, डीएम इंटू आर स्क्वायर हो गया. और टोटल निकालने के लिए क्या कर दिया, इंटीग्रेट. कहां से कहां तक कर दिया. दिस रेड स्ट्रिप कैन बी एज्यूम फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लास्ट एंड. कहीं भी आप इसको एज्यूम कर सकते हैं. तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं इसका बच्चा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. We can find the moment of inertia. So anywhere we can assume this strip on the entire length of the marker. कहीं भी आप assume कर सकते हो. तो इस तरीके से this formula can be applied for the bodies of continuous mass distribution and this formula can be applied for bodies which have discrete mass. Discrete means जिसके mass points कैसे हैं, अलग अलग हैं. तो अलग अलग मास पॉइंट्स के लिए फॉर्मूला भी आ गए, कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला भी आ गए. जिन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है वो भी हमने देख लिया इसमें. एक और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन यहां से बताते हैं बच्चों. मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फाइनल डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. समटाइम्स you have been asked to define moment of inertia in terms of rotational kinetic energy. अब देखो कैसे करेंगे. MOI in terms of रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. इसके टर्म्स में बताओ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के में क्या होगा बच्चों. अब देखो यहां से आई निकालिए, के रोटेशनल, के भी लिख देते हैं बच्चों, शॉर्ट में हम के लिख देते हैं कई बार, अदरवाइज के रोटेशनल लिखना पड़ेगा आपको. हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ओके, डू वन थिंग नाउ. और आई निकालिए, इससे कितना होगा, ट्वाइस कितना आएगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर. अगर ओमेगा को 1 ले लें देन आई कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. बताइए हो जाएगा कि नहीं. ठीक है, तो बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे डिफाइन करेंगे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू, मे बी इक्वल टू, इज डिफाइंड एज, मे बी डिफाइंड एज. कोई भी आप लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, इतनी सारी लैंग्वेज हमने आपको बता दी है. तो क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ the product of किसका, या twice of rotational kinetic energy of the body about that axis. तो क्या लिखा हमने, MOI of a body about an axis is equal to twice of rotational kinetic energy of the body about an axis. About that axis, इस एक्सिस के अबाउट रोटेशनल. ये एक फॉर्मूला बन गया बच्चों.
So this is the definition of moment of inertia, but in terms of rotational kinetic energy. And physical significance हमने लास्ट में लिखी है, अभी हमने बताई थी significance. क्या होगी significance of I? It is a rotational analog of mass, or it plays the same role in rotational motion as played by the mass in translational motion. तो जो मास ट्रांसलेशनल मोशन में रोल प्ले करता है, द सेम रोल इज प्लेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया बट इन रोटेशनल मोशन में डिपेंड करता है. तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो आज हमने दो टॉपिक इसमें कवर किए हैं बच्चों. कौन कौन से दो टॉपिक्स कवर किए हैं? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. बिकॉज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द न्यू पैरामीटर विच इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड विच इज द रिप्लेसमेंट ऑफ मास फ्रॉम ट्रांसलेशनल मोशन टू रोटेशनल मोशन. और यही इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस है. सो वी हैव डेराइव्ड दिस न्यू टर्म. ऑब्वियसली ये वेक्टर क्वांटिटी तो होगी नहीं, क्योंकि इस तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में आपने लिखा हुआ है. और दूसरा इसमें आपका ये स्केलर, वैसे तो ये टेंसर होता है, लेकिन चलिए हम इसको हम बता रहे हैं वेक्टर. और स्केलर के अलावा एक थर्ड टाइप की क्वांटिटी भी होती है जिनको आप टेंसर कहते हैं. तो वहाँ ये उस कैटेगरी को बिलोंग करता है. बेसिकली इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी. और इसका जो एसआई यूनिट है बच्चों, दैट विल बी क्या हो जाएगा यहाँ से, आई की अगर एसआई यूनिट लोगे केजी मीटर स्क्वायर, ये एसआई यूनिट हो जाएगी बच्चों. सो दिस इज ऑल अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया.